एपिसोड की स्टार्टिंग उनकी फाइट से ही होती है। दोनों ही बराबर के फाइटर्स थे। तभी वहाँ पर लोगों के आने की आवाज़ आती है तो दोनों अपने फाइट को यहीं पर ही रोक लेते हैं। हुआंग उससे कहता है तुमसे फाइट करके अच्छा लगा, फिर कभी लड़ने का मन हो तो मुझे ज़रूर बताना। वो कहता है जब भी तुम मरना चाहो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। फिर फादर उस ढोंगी बाबा के पास जाकर उसे धमकी देता है कि आइंदा मेरे चर्च और वहाँ के बच्चों के आसपास भी मत मंडराना, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे प्रोसिक्यूटर सियोक को बुलाकर उस इन्फॉर्मर के बारे में पूछती है जिसने उन 2 गवाहों की लोकेशन बताई, पर वो उसे उस बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिससे प्रोसिक्यूटर पार्क पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ऑफिसर गू भी उससे उस इन्फॉर्मर के बारे में पूछने लगता है कि वो कोई ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो कोई भी आम इंसान बता देगा। वो कहती है मेरा इन्फॉर्मर भी बहुत खास है, वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है। गू कहता है सियोक क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अगर छुपा रही हो तो मुझे बता दो ताकि तुम पर कोई मुसीबत आए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वो कहती है आप मेरी फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। आगे सिस्टर और हान ये समझ रहे थे कि वो ढोंगी बाबा और हुआंग मिलकर अपने कल्ट को बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके चर्च के पीछे पड़े हैं। उनकी इस गलतफहमी को फादर दूर करते हुए कहता है कि ये सब लोग इस वेलफेयर फैसिलिटी के पीछे पड़े हैं, इसके जरिए से वो लोग अपने काले धन को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिस्टर कहती है ये लोग इतना बुरा काम कर रहे हैं फिर भी पकड़े क्यों नहीं जाते? फादर कहता है कि क्योंकि इन सब में कमिश्नर और भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स मिले हुए हैं तो फिर उन्हें कौन पकड़ेगा। रात में ऑफिसर गू को सोते हुए भी फादर के ही डरावने सपने आने लगते हैं। बेचारा चैन से सो भी नहीं पाता और ना ही जाग पाता है, इसलिए चर्च में आकर एक बेंच पर ही सो जाता है। फादर उसे अचानक वहाँ पर देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम एक नास्तिक होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी फादर हान उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं तो ऑफिसर गू कहता है मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी अभी तक कुछ भी नहीं खाया, और अपनी मासूम सी शक्ल बनाता है तो वो लोग भी उसे अपने साथ खिलाते हैं। आगे पार्क अपने ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि उसे तो ट्रांसफर कर दिया गया है। वो इस बारे में अपने चीफ से पूछती है, वो बताते हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुमने गलती भी तो ऐसे ही की है, इसलिए मैं तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं रोक सकता। बेचारी को अपने होम टाउन भेज दिया गया था जहाँ पर वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। आगे ऑफिसर गू फादर से पूछता है कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। फादर कोई भी जवाब नहीं देता तो गू कहता है कि सच बताओ, तुम अटक गए हो ना? तुम्हें पता नहीं है कि आगे क्या करना है? ऐसा होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने बहुत कोशिश की, अब गिव अप भी कर दोगे तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। फादर कहता है कम ऑन, अभी तो बस शुरुआत हुई है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। वो ऑफिसर गू को उन सब विलन्स मंडली की कुंडली निकालने के लिए कहता है। ऑफिसर गू कहता है तुम तो फादर ली के केस को सॉल्व कर रहे हो ना, इसमें उनकी कुंडली का क्या काम? वैसे भी वो लोग हायर ऑफिसर हैं, मैं उनकी खबर तुम्हें नहीं दे सकता। फादर कहता है मैं इसके लिए तुम्हें 1 महीने तक खाना खिलाऊंगा। ऑफिसर गू कहता है तुमने मुझे भिखारी समझा है क्या? और अगले ही पल उसे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। लाल बालों वाली औरत गुदाम सिटी की हेड है, वो इस सिटी के बारे में सब कुछ जानती है, गुदाम सिटी का हर खबर उसके पास होता है। आगे सियोक भी उन्हें ज्वाइन करती है। हुआंग और सिटी हेड बहुत करीब हैं। वो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। हुआंग बार, कसिनो, रशियन स्ट्रीट और इलीगल धंधे स्मगलिंग करके खूब पैसे छापता है। पुलिस चीफ उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी पुलिस में ही रहती आई है। फादर कहता है ये साले सबके सब जापानीज लुटेरे हैं, छोड़ो इन्हें और आगे बढ़ो। असेंबली मैन का टैलेंट है अनशन करना और तरह तरह के प्रोटेस्ट करना। फादर कहता है एक नेता को अपना दिमाग चलाना चाहिए, शरीर नहीं। ये एक बहुत बड़ा कचरा है, इसके ऊपर तो कई केसेस भी दर्ज हैं, बट ये उन सबसे बरी हो गया है। चर्च में इंजियो की सिस्टर रोते हुए आती है और उन सबको बताती है कि वो छोटी बच्ची जो फूड पॉइजन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसे डॉक्टर्स डिस्चार्ज दे रहे हैं, बट वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। उस बच्ची की हालत बहुत खराब है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, फिर भी डॉक्टर्स उसे डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। फादर कहता है ऐसा क्यों? क्या उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली?
वो बताती है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ था। उन्होंने कुछ महीने पहले एक फूड कंपनी से खाना मंगवाया था। सब बच्चे उस खाने को अच्छे से खा रहे थे कि तभी सब बच्चे उस खाने को उल्टी करने लगते हैं। वो खाना बहुत ही ज्यादा दूषित था, जिससे कि सब बच्चों को फूड पॉइजन हो गया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे तो रिकवर हो गए, पर इंसु का इम्यूनिटी सिस्टम वीक था, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाई और कोमा में चली गई। उससे अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। डॉक्टर कहते हैं अगर तुम खर्चा नहीं उठा सकते तो इसे यहाँ से ले जाओ। फादर कहता है क्या फूड कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वो बताती है कि हमने उनके ऊपर कितना केस किया, मीडिया को भी इसके बारे में बताया, पर कुछ भी काम नहीं आया। उस कंपनी का नाम सुनकर ऑफिसर गो अपना मुंह बनाने लगता है तो फादर कहता है कि क्या तुम उस कंपनी को जानते हो। वो कहता है हाँ, यही पास की ही कंपनी है। वो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। सब लोग उसे घूर कर देखते हैं तो वो बता ही देता है कि ये कंपनी उस ढोंगी बाबा के भतीजे का है। आगे सब लोग उस बच्ची से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। फादर डॉक्टर से कहता है कि आप बस इसका अच्छे से इलाज कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उस बच्ची की हालत देखकर फादर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है उस बूढ़े आदमी ने इस बच्ची के लिए इतनी लड़ाई की, यहाँ तक कि इधर उधर की ठोकरें भी खाई, फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया। बाकी सबको तो छोड़ो, मैं इस बच्ची के गुनहगार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जाकर उस गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछता है कि आपने उस कंपनी को ऐसे ही जाने कैसे दिया। उनकी वजह से एक छोटी बच्ची की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, क्या इसका जिम्मेदार वो लोग नहीं है। ऑफिसर कहता है उनकी जिम्मेदारी कैसे है, क्या वो बच्ची मर गई है। ये सुनकर तो फादर का पारा हाई हो जाता है और वो उस पर टूट पड़ता है, बट ऑफिसर गो उसे रोक लेता है। पीछे लगी तस्वीर में ऑफिसर के साथ असेंबली मैन और सिटी हेड को देखकर समझ जाता है कि ये भी उन्हीं का ही चमचा है, इसलिए गुस्से से उस तस्वीर को तोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलकर सीधे उस फूड कंपनी में रेड मारने के लिए कहता है तो ऑफिसर गो उससे कहता है कि क्या तुम फादर ली का केस भूल गए हो। वो बताता है कि ढोंगी बाबा का भतीजा बाबा हुआंग, उसकी बहन नेता सब आपस में मिले हुए हैं। एक हाथ में आ जाए तो बाकी सब भी पकड़ में आ जाएंगे और फादर ली का केस भी सॉल्व हो जाएगा। उस फूड कंपनी को दिखाया जाता है जो पूरा का पूरा एक डस्टबिन था। वो लोग बासी खाने को भी नहीं छोड़ रहे थे और बाबा का भतीजा तो उसे खाना बनाने की ही जगह पर सिगरेट पी रहा था। फादर उसे अपनी सिगरेट बुझाने के लिए कहता है, बट उसके तो अलग ही तेवर थे। ऑफिसर गो भी उससे कहने लगता है कि अरे इसे बुझा दो ना, ये इतना कह रहा है तो बुझा दो। फिर भी वो नहीं सुनता तो फादर उसके फेस पर खाना फेंक देता है और उसके हाथों को इतना कसकर पकड़ लेता है जैसे कि तोड़ ही डालेगा। तो भतीजा अपने एक हट्टे कट्टे आदमी को बुलाता है जो एक हाथी से कम नहीं था। ऑफिसर गू का तो उसे देखकर हालत खराब था, बट फादर उसे देखकर एक तीखी स्माइल देता है और अगले ही पल फादर की मार से वो हाथी ढेर हो गया था। फिर फादर भतीजे को उस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए धमका कर चला जाता है। आगे सब विलेन मंडली एकजुट होकर एक बड़े से सेफ के पास आते हैं और खुशी खुशी चारों अपनी फिंगरप्रिंट लगाकर उस बड़े से सेफ का दरवाजा खोल लेते हैं। उस लॉकर के अंदर खूब सारा पैसा रखा हुआ था जो देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी हुआंग के पास कॉल आता है और उसे भी फादर के आज के कारनामे का पता चल जाता है। तो उनके पास जाकर कहता है कि फादर ने तुम्हें मारा और तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया। अगर वो फूड कंपनी के पीछे पड़ गया तो धीरे धीरे मिस जंग तक भी पहुंच जाएगा। हमें उसे रोकना होगा, पर हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसके पीछे पोप खड़े हैं। ढोंगी बाबा कहता है अच्छा, उसे तो मैं ही संभाल लूंगा। अब धर्म की धर्म से महायुद्ध होगी। अगली मॉर्निंग चर्च में सब ऑफिसर के आने का इंतजार कर रहे थे। फादर कहता है आप जानते हैं ना, वो हमारे साइड पर नहीं है, वो तो केस में रुकावट डाल रहा है। सिस्टर कहती है हाँ हम जानते हैं, पर हमें तो खाना बनाना और खिलाना ही होता है। अगर फादर ली होते तो कहते हमें लोगों के गुनाहों से नफरत करनी चाहिए, लोगों से नहीं। इस बात से सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। ऑफिसर गो पहुंचता है तो देखता है कि फादर तो वहां पर है ही नहीं, अनाथालय चले गए हैं।
वो ढोंगी बाबा फिर से आकर बच्चों को परेशान कर रहा था, इसलिए फादर उसे रोकने गए हैं। ये सुनकर ऑफिसर गू भी उसे रोकने भागता है, क्योंकि फादर तो शॉर्ट टेम्पर है, कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो लेने के देने पर जाएंगे। फादर ढोंगी बाबा से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना, फिर यहाँ पर क्यों आए हो। ढोंगी बाबा तो कोड के नाम पर उसे उकसाने लगता है ताकि उसकी चमची वायलेंस का वीडियो बना सके और बाजी उनके हाथ में चला जाए। फादर भी कोड की बेइज्जती नहीं संभाल पाता और भड़क जाता है, फिर उसे मारने के लिए एक स्टिक उठा लेता है। ढोंगी बाबा भी नहीं रुकता और कोड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, फिर खुद ही जाकर स्टिक से मार खाकर गिरने का नाटक करने लगता है। ये सब देखकर फादर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे मारने के लिए अपने स्टिक को पीछे घुमाता है। ऑफिसर गू जो उसे रोकने आ रहा था सीधे उसके सर पर हिट करता है। इतने जोर से स्टिक से मार खाने के बाद भी ऑफिसर गू वैसे ही सही सलामत खड़ा था। ये देखकर फादर फुल्ली शॉक्ड हो गया था। वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ऑफिसर गू को तो अपने सामने काला हैट पहने ग्रीन रिवर दिखाई पड़ने लगता है और वो सीधे ही बेहोश होकर बाबा के ऊपर ही गिर पड़ता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।